हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडुहैप। और आज हम फिजिक्स क्लास 10 का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ इससे पहले हमने बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो कर लिए हैं, ठीक है। 2023-24 के हिसाब से किए हुए हैं। इसी सीरीज का हमने सीबीएसई सिंप्लीफाइड ये नाम रखा है, ठीक है। तो सीबीएसई सिंप्लीफाइड में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका एनसीईआरटी का मटेरियल है, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है, उसको बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रेजेंट करा जाए, ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी वे में करा जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो कोशिश रखी गई है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। और जैसा कि नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर करंट से उत्पन्न हुए मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ना कुछ पहले बेसिक बात समझ जाओ कि मैग्नेट ठीक है। हालांकि चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि करंट या किसी कंडक्टर में जो करंट होता है तो वो कैसे मैग्नेट किस डायरेक्शन में और किस पैटर्न में होता है, उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फोर्स एंड ऑल, उसका डायरेक्शन, वो सब चीज़ हम सीख रहे होंगे, ठीक है। वो स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैग्नेट के बारे में आपको सीखना समझना जरूरी है। थोड़ा सा आपने पहले से पढ़ा हुआ है। सो मैग्नेट जो है ये बहुत पुरानी कहानी है। दिस इज नॉट अ रीसेंट डिस्कवरी। 600 BC, ठीक है, आप समझ सकते हो 600 BC अगो या उस टाइम पे ग्रीस में एक जगह थी मैग्नीशिया, और उस मैग्नीशिया नाम का जो जगह है वहां पर मैग्नेट एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटाइट, इन द फॉर्म ऑफ एन ओर। एक आयरन का ओर होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो जो शेपर्ड्स होते हैं, है ना, जो भेड़ चलाते हैं, तो शेपर्ड्स अब चल रहे थे और उन्होंने देखा कि अपने हमेशा एक चीज पैटर्न देखा जाता था कि उनका जूते के जो खीले होते थे उसके अंदर कुछ ना मिट्टी सी चिपक जाती थी, एंड दैट दिस वाज अ रेगुलर फिनोमेना। तो सोचा क्या जादुई चीज है जो चिपक जाती है लगातार, और इसलिए उसको नाम दिया गया लोड स्टोन, LODE। सो दैट वाज नेम्ड एज लोड स्टोन। लोड स्टोन का मतलब लीडिंग स्टोन, यानी समझो कुछ ऐसा पत्थर जो बाकियों से अलग है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया मैग्नेटाइट नाम का जो अलॉय है वो पहले डिस्कवर उस वक्त किया गया, और जिसमें कुछ मैग्नेटिक नेचर पाया गया कि भाई ये जो है ना ये आयरन से अट्रैक्ट होता है। और बाद में पता लगा कि लोहा मतलब आयरन के अलावा निकल, कोबाल्ट और गैडोलिनियम ऐसे भी कुछ मेटल्स है जिनसे वो अट्रैक्शन, अच्छा खासा अट्रैक्शन रखता है। तुम बोलोगे सर सारे मेटल्स तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है। नॉट ऑल मेटल्स गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ठीक है। दैट वेज जो हमने आयरन का देखा हुआ है। तो यहाँ पर आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम ऐसे कुछ मेटल्स हैं। नॉट कॉपर, गोल्ड, ये सब अट्रैक्ट नहीं होते, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक अबाउट मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट जो है ना काफी हद तक चार्ज की तरह है। जैसे मैग्नेट में जो दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे चार्ज का भी क्या होता है, प्लस माइनस, है ना, दो टाइप के चार्जेस, दोनों अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते, लाइक चार्ज रिपेल करते। वही कहानी यहाँ पर देखोगे। जैसे कि मान लो दो पोल्स है, ठीक है। सो मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसके आसपास में एक ऐसा ये अपना एक इलाका बना के रखता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, क्या कारण है, वो अपन देख रहे होंगे। लेकिन बेसिक तौर पे आप देखो तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं सर, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर ये जो दो पोल्स है, अगर मैं इनके अट्रैक्शन रिपल्शन की बात करूं तो मान लो दो मैग्नेट्स ले लिया अपन ने, ठीक है। एक ये मैग्नेट है, दूसरा ये मैग्नेट है। एक का साउथ के सामने दूसरे का नॉर्थ रखा, अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स, तो क्या होगा सर, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसे कि चार्जेस में होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बस फर्क ये है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। सो लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्जेस में। और अगर अपन ने लाइक चार्जेस ले लिए, जैसे नॉर्थ के सामने नॉर्थ, तो क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। पास लाओगे पर वो दूर ढकेलेगा एक दूसरे को, पास लाने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो दूर ढकेल रहा है। सो
ऐसे ही साउथ के सामने साउथ का भी सेम होगा रिपल्शन। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई लाइक चार्जेस में होता है अट्रैक्शन और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, होता है रिपल्शन। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक कहानी दैट यू ऑल नो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूं ध्यान से तो ये दो पोल्स जब दिमाग में आया कि सर जैसे चार्ज में आपने कहा प्लस और माइनस, तो अलग अलग रह सकते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब क्या मैग्नेट को मैं अगर चाहूं कि दोनों पोल्स अलग कर दूं, नॉर्थ को और साउथ को अलग कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? लेट अस सी। हथौड़ी से मैग्नेट को तोड़ा और ये देखा कि भाई इसके बाद जब दो टुकड़े हुए तो वो दोनों टुकड़ों में दो दो पोल्स बन गया। फिर सोचा कि यार उसको भी तोड़ के देखते हैं, उसको भी तोड़ा, इधर भी दो टुकड़े किए, इसको भी दो टुकड़े, मतलब एक मैग्नेट के 4 टुकड़े कर दिए। और ये लगा कि भाई दोनों पोल्स को सेपरेट करने की कोशिश थी। जितने पीसेस हुए सब में दो पोल्स हो गए, नॉर्थ साउथ पोल्स हो गए। इसका मतलब है कि मैग्नेट का जो डाइपोल है कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक डाइपोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये एक ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो कोई बोलेगा सर क्यों नहीं सेपरेट किया जा सकता? तो देखो सही समय पे सही जवाब मिलता रहेगा। 10वीं में हमको अभी जो पढ़ना है उस हिसाब से 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। अभी ये कहानी याद रखो। ठीक है, अगर मैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं मैग्नेट के बारे में, तो वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, हम जो मैग्नेट्स देखते जा रहे हैं दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो चाहे ये बार मैग्नेट हो, ठीक है, चाहे ये मैग्नेटिक नीडल हो जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, कंपास नीडल के अंदर जो नीडल होता है वो मैग्नेट का होता है। ठीक है, या फिर अपना वो डिस्क मैग्नेट हो, और इट मे बी अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल शेप का, या फिर रिंग शेप का मैग्नेट हो, या फिर ये बहुत पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट हो। ठीक है, तो दीज आर ऑल दी, ऐसा तो नहीं है कि जमीन खोदा और तुमको ऐसे सब मैग्नेट मिल रहे, नहीं। दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब ये हमने बनाए हुए मैग्नेट्स हैं। इसके अलावा जो मैंने बोला शुरुआत में कि मैग्नेट जो डिस्कवर हुआ था एज ए मैग्नेटाइड ओर, वो क्या है? वो नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, सो दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट। स्टील से भी बनाया जा सकता है मैग्नेट। देयर आर सिंगल टच, डबल टच मेथड्स, है ना, और भी टेक्निक्स है जो थोड़ा आगे तुम देख रहे होगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप हो गए यहाँ पर। सही बात है, आगे देखते हैं। सो अपन ज्यादातर अगर हम कई बार हम लोग देखते हैं बार मैग्नेट के हिसाब से कंसेप्ट देखते हैं, बट बाकी और टाइप्स भी यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक खासियत देखो मैग्नेटिक नीडल की। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को, ऐसे साधारण मैग्नेट को, मैग्नेटिक नीडल तो देखो ऐसे एक ये डंडे के ऊपर एक पतले से पिन के ऊपर है, पर अगर मैं इसको एक धागा बांध के अगर सस्पेंड करने की कोशिश करूं, तो इफ आई एम टेकिंग अ बार मैग्नेट एंड इफ आई एम लटकाइंग इट विद अ थ्रेड से बांध के इसे लटकाया, तो ऑफ कोर्स ये एक डायरेक्शन में अलाइन होगा। इट विल गेटिंग अलाइन इन सम डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगा? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली यहां आसपास कुछ नहीं है, नो मैग्नेटिक थिंग आसपास में। इफ आई एम सिंपली अलाइनिंग मतलब सस्पेंडिंग अ मैग्नेट, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ये कौन से डायरेक्शन में अलाइन होता है ये आपको बताना। ठीक है, तो एक्चुअली वो ना उस जगह के डायरेक्शन के बारे में काफी कुछ बता देता है, इसलिए तो कंपास नीडल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे पता लग जाएगा वैसे वो भी, पर तुम ये वाला जो चीज़ है क्लियर कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेट के आसपास का जो इलाका होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सो व्हाट इज दैट इलाका सर? कि भाई मान लो ये मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट। अच्छा, एक और बात है कि मान लो दो एक ही जैसे दिखने वाले, जरूरी थोड़ी नॉर्थ साउथ दिखा रहेगा, मान लो दो एक ही जैसे दिखने वाले चीज़ों को मैंने रखा और ये सेम वेट, सेम डेंसिटी, सेम कलर के हैं, चिपक रहे हैं। मुझे कैसे पता लगेगा? मान लो ये ए, इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, मुझे कैसे पता लगेगा
कि इन दोनों में से दोनों मैग्नेट्स हैं या फिर कोई एक खोटा सिक्का है. हाउ टू आइडेंटिफाई बाय अ शॉर्ट वे दैट बोथ ऑफ देम आर अ मैग्नेट. चिपक तो दोनों रहे. देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट बोथ ऑफ देम आर अ मैग्नेट. व्हाट इज द शॉर्ट वे टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट. सोचने वाली बात है, कमेंट में बता. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैं कह रहा था कि इट इज एन इमेजिनरी स्पेस अराउंड अ मैग्नेट. तो मान लो दिस इज अ मैग्नेट, इसके आस पास में एक ऐसा इलाका है इसका. अगर तुमने कोई दूसरी मैग्नेट या दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स को यहां लाए, तो दूर से ही वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूर से अप्लाई कर लेगा, खींच लेगा उसको या कुछ भी करेगा. तो ऐसा तो नहीं कि यहां से खींच लेगा, पावरफुल होगा तो कर लेगा. तो कितना पावर है उसके बेस पे उसका एक इलाका होगा कि भाई छोटा कम पावर है तो इतना इलाका रहेगा. पावर में बहुत आसान, बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पर आप समझो कि इसका अगर ताकत कम है इस मैग्नेट का तो क्या होगा कि वो फील्ड कम रहेगा. ताकत ज़्यादा है तो फील्ड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. जिससे क्या होगा कि भाई ये कितनी दूर से फोर्स एक्सर्ट कर पाता है ये मैग्नेट, वो उस फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है. फील्ड किस पे डिपेंड करता है सर. सो नाउ इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, so what is a magnet? Magnetic field, the space around a magnet up to which it is able to exert मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. यानी किसी मैग्नेट के आसपास में एक ऐसी लिमिटेड जगह होगी, एक ऐसी हद होगी, है ना, और उस हद से बना हुआ जो ये स्पेस है, इस स्पेस में इसका ही चलता है. या कोई भी अगर ऐसी चीज लाओगे मैग्नेटिक चीज, तो उस पर ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा. दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सर ये फील्ड का कारण क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड. मैं यहां लिखता हूं रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इट इज नथिंग बट दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये दूसरी चीज फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या ये लाइन किसी ऐसे हमको दिखाई देगी क्या, या किसी चश्मे से या किसी मशीन की मदद से? नहीं, सिर्फ इसके इट इज इमेजिनरी लाइन, ओनली इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. या फील्ड लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस, they are only their effect can be experienced. ठीक है, सिर्फ उनके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो कैसे डिफाइन करूंगा? इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस associated to a magnet ठीक है. क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दे आर द इमेजिनरी फील्ड लाइंस एसोसिएटेड टू अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ विच द मैग्नेट इज एबल टू एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है.
because of which magnetic force are created. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सर व्हाट इज द डायरेक्शन? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसका फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे दिखते हैं एंड डायरेक्शन क्या होता है सर? ये दो चीजों में हमारा इंटरेस्ट बन गया। इसका पैटर्न और डायरेक्शन कैसा होता है, भले नहीं दिखता है सर, एटलीस्ट बता दो, पता रहेगा तो अच्छी बात है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे अब एक मैग्नेट लिया। ये अपना क्या है? साउथ पोल है एंड दैट इज अ नॉर्थ पोल ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन? वो लाइंस का पैटर्न समझो। सो दिस इज अ बार मैग्नेट। हर शेप का मैग्नेट्स का वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन मैग्नेट का शेप। सो दिस इज अ बार मैग्नेट और लाइंस देखो कैसा है, पैटर्न समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब इनका डायरेक्शन की अगर बात करी जाए, ठीक है, जस्ट सी द डायरेक्शन। मैं आपको पहले ऐसे दिखा दूं, ठीक है। सो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि सपोज आई हैव अ मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, तो जो लाइंस होते हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में मर्ज करते हैं। तो मे बी दिस वे they emerge from north pole and they merge into south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। कहां से emerge करते हैं? नॉर्थ पोल से। कहां merge करते हैं? साउथ पोल में। इन जनरल याद रखना, they emerge from north pole and they merge into south pole। ठीक है, तो ये कहानी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, यू कैन जस्ट सी हाउ द पैटर्न लुक्स लाइक। साउथ में हमेशा लाइंस क्या होता है? मर्ज करते हैं, और नॉर्थ में हमेशा लाइंस क्या होता है? एमर्ज करते हैं। एक और बात, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि व्हेनेवर यू सी क्लोज लाइंस, जब भी तुम क्लोज लाइंस देखो तो तुमको क्या पता लग जाना चाहिए? तो अब जैसे कि मान लो एक ये एरिया हुआ और उतना ही बड़ा एरिया ड्रॉ करता हूं मैं इधर, थोड़ा छोटा हो गया, उतना ही बड़ा एरिया ड्रॉ कर। अब ये बताओ कि मैं यहां का कोई एक पॉइंट ले रहा हूं ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, और इधर का मैंने एक पॉइंट लिया बी। अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखना है तो आई कैन सिंपली से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ एट बी। कैसे कह दिया है सर हमने कि ए पे स्ट्रेंथ ज्यादा है बी पे? तुम कहते हो ना मैग्नेट के पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बचपन में बोला है ना, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों? अरे लाइंस क्लोज है, लाइंस आर क्लोज, और लाइन से तो फोर्स एक्सर्ट होता है। लाइंस जितने डेंस होंगे मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, लाइंस कम रहेंगे फोर्स कम रहेगा। सो एनी पॉइंट नियर द पोल इफ यू टेक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर। एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द पोल, देखो ना लाइंस रेयर हो गए, so their strength will be less। तो क्लोज लाइंस का मतलब मोर स्ट्रेंथ, रेयर लाइंस का मतलब लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं क्या बोलते हैं इससे? क्लोज लाइंस का मतलब मोर स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, और रेयर लाइंस का मतलब लेस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। सही बात है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर नियर दी पोल्स। ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि वहां पर लाइंस क्लोज है। और एक बात, जब भी तुम देखो इक्विडिस्टेंट लाइंस,
आपस में लाइंस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, जस्ट सी दिस ना, सो जस्ट सी दिस इक्विडिस्टेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको। मतलब ऐसी जगह पे तुम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, स्ट्रेंथ हर जगह पे क्या रहेगी, फील्ड स्ट्रेंथ विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ बिग मैग्नेट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ बिग मैग्नेट लाइक दिस, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, अनदर बिग मैग्नेट इसके सामने ले लेते हैं अपन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, वन मैग्नेट, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, अनदर मैग्नेट। व्हाट हैपेंस इज, इसको नॉर्थ के सामने साउथ लिया अपन ने, और दोनों एक जैसे ही स्ट्रेंथ वाले लगभग आइडेंटिकल मैग्नेट्स ही हैं, दोनों एक जैसी पावर वाले हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, खेल क्या होगा सर, अपने को तो ये पता है ना, नॉर्थ से निकलते लाइन साउथ में जाते हैं, पर नॉर्थ के सामने साउथ है तो फिर इधर थोड़ी इतना दूर घूम के आएगा। देयर व्हाट हैपेंस इज, ऐसे जाएगा, इसके नॉर्थ से निकला, इसके साउथ में गया, इसके नॉर्थ से निकला। तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज, दोनों के जो जितने भी लाइंस बना रहा हूं, दी स्पेसेस आर लगभग सेम, इक्विडिस्टेंट लाइंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इधर ये पूरा इलाका जो है ये क्या है, ये ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी करना मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छे से याद रख लो जी, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इधर तुम कोई पॉइंट ले लो, ए बी सी डी, एनी पॉइंट एनीवेयर, ठीक है, क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट A will be equal to that of B, will be equal to C, equal to D, equal to E, equal to F। समझ रहे हो, since it is uniform magnetic field, equidistant lines। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, whatever, बट ये वाला मिट जाएगा, दिस विल नॉट बी सेव्ड एज अ नोट्स, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लाइंस रहेगा तो कहाँ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रेयर लाइंस रहेगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यू गेट दैट पॉइंट आई थिंक, ठीक है। भी एक और चीज समझ लो, जो मैंने सवाल पूछा था, इट इज रिलेटेड टू दैट, कि अगर तुमने मान लो अर्थ पे, अर्थ इज ऑल्सो बिग मैग्नेट, याद रखना हमारा अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कोर में लावा है, उसमें आयंस घूमते रहते हैं, साइड में एयर है, उसमें भी आयंस, वो सारे कुछ भी रीजन हो, देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस ऑन दैट, ठीक है। पर आप ये समझो, अज्यूम करो कि अर्थ के अंदर भी एक ऐसा थोड़ा हल्का टिल्ट में एक मैग्नेट है, ठीक है, और उस मैग्नेट का जो लाइंस है उस वजह से अर्थ का एक फील्ड लाइन है अपना, ठीक है, और उसी वजह से शायद तुमको फायदा ये भी है कि तुम अर्थ पर डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। कंपास निडल का, मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल इसलिए हो पाता है क्योंकि अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पर। सो अभी एक छोटा सा एग्जांपल हो ना, मान लो तुम एक मैग्नेट पे, सपोज आई एम टेकिंग अ मैग्नेट, बहुत चीज बता दे रहा हूं तुमको मैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैं अगर इसके सामने एक निडल लेता हूं, अच्छा निडल में ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर निडल रखता हूं तो क्या डायरेक्शन शो करेगा, क्या वो ऐसे शो करेगा, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ से हम नॉर्थ थोड़ी रिपेल करेगा भाई, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को ऐसे करेगा ना, बिकॉज ये नॉर्थ है, नॉर्थ के सामने तो साउथ आ सकता है, नॉट नॉर्थ। इधर लिया तो ये ऐसे शो करता है, इधर लिया तो ये ऐसे शो करता है, इधर लिया 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 ऐसे। सो एनीवेयर यू टेक इट इज शोइंग, ये कुछ और नहीं बता रहा, ये जो नीडल लिया इट इज जस्ट शोइंग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। अगर मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक नीडल ऐसे अलाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सर इसका मतलब सीधा सा हुआ, नॉर्थ से लाइन निकलता है ना, तो एक्चुअली लाइंस
दिस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। सो अगर ये नीडल यहाँ पर फ्रीली सस्पेंड किया, इधर ऐसे दिख रहा है, मतलब ये बता रहा है कि भाई उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। तो नीडल जैसे मैंने बताया अर्थ के ऊपर फ्रीली सस्पेंड किया तो उस डायरेक्शन में अलाइन होगा। क्या बता रहा है वो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस जगह पे कैसी है वो दिखा रहे, कौन सी डायरेक्शन में। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पे ऐसी है, अगर तुमने उसके एक पॉइंट P पे, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट, तो अगर यहाँ ये पॉइंट P पे तुमने एक नीडल रखा, इट विल शो द फील्ड लाइन डायरेक्शन, दैट्स इट। एट ए मैग्नेटिक नीडल पॉइंटिंग एनीवेयर at any point, it is nothing but it is showing the direction of magnetic field lines at that point. ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मान लो ये कुछ अगर ऐसा है, ठीक है, सपोज दिस इज दिस वे, तो ये तुम नीडल जब मान लो यहाँ रख रहे हो, ऐसे लाइन करेगा, इधर रख रहे हो, इधर रख रहे हो, ऐसे लाइन करेगा, इधर रख रहे हो, ऐसे लाइन। दिस इज जस्ट शोइंग यू, इधर रखा है, जस्ट शोइंग द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। उसमें बहुत कुछ डिप है, इंक्लिनेशन है, काफ़ी कुछ रहता है उसके अंदर, इतना सिंपल नहीं होता। तुमको सिर्फ डायरेक्शन, बेसिक डायरेक्शन से तुम समझ जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर टिल्ट विल्ट भी रहता है उसके अंदर। सो डोंट गो इनटू दैट। मैं बोलने का मतलब ये है कि जो भी मैग्नेटिक निडल है वो तुमको डायरेक्शन दिखा रहा होता है उस जगह का, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस से अपनी जगह पे। सो व्हेन आई से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक मैग्नेट का, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या है, समझ में आ गया सर कि भाई नॉर्थ टू साउथ है। दिमाग में फिट कर लेते हो तुम और बाद में देखते नहीं हो कि सर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मिस्टेक कर देते हो। नॉर्थ टू साउथ है, पर मैं बोलता हूं कि नहीं सर, साउथ टू नॉर्थ भी होता है। ये क्या बात, उल्टी बात कर रहे हो सर, अभी तो सिखाया नॉर्थ टू साउथ। ये क्लोज लूप्स होती है, क्लोज लाइंस होती है। इनसाइड द मैग्नेट it is south to north. Inside the magnet it is south to north. याद रखना, ठीक है। This is south, this is north. तो magnetic field lines are closed loops, ठीक है। They are closed loops. Closed मतलब पूरी से पूरा complete है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर से इधर तक है, आधा आर्क नहीं, पूरा है। तो north to south direction, this is डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। याद रखना, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। जितनी मेहनत बेसिक पे लगाओगे ना, उतना तुम्हारा आगे वाली चीज आसान रहती है। इसलिए ये सब चीज़ें सर सिंपल था ना, दिमाग में उतना अच्छे से एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइन यहाँ निकलते हैं सर, नॉर्थ से निकलते हैं सर, साउथ में जाते हैं सर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर, नॉर्थ टू साउथ। सारी बात समझ में, नॉर्थ टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छे समझ लो, ठीक है। तो सर अगर अपन ने जब दो अनलाइक पोल्स लेते हैं, नॉर्थ के सामने मान लो अपन ने साउथ लिया, तो जैसा मैंने बताया वही होता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्शन शो इसलिए करता है क्योंकि ये लाइंस यहाँ जाती है, एक दूसरे में एक बढ़िया भाईचारा दिखता है, दिस वे, ठीक है। साउथ है, ये जाएगा इन्फिनिटी से लाइंस आएगी, दैट इज डिफरेंट कहानी। नॉर्थ में जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ जाएगा उससे मतलब नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर देखो अट्रैक्शन, सो दिस इज हाउ अट्रैक्शन हैपेंस। अनलाइक पोल्स लिया अपन ने, नॉर्थ के सामने अपन ने नॉर्थ ही ले लिया, साउथ के सामने साउथ, इस तरह की चीज है। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे नॉर्थ के सामने नॉर्थ विल बी, दोनों लाइन्स एमर्ज कर रही है, इसमें भी लाइन्स एमर्ज कर रही है, यहाँ भी लाइन्स एमर्ज कर रही है। दे विल रिपेल ईच अदर, एक जैसे लाइन्स है ना, एक जैसे लोग आपस में एक दूसरे को पसंद थोड़ी करते हैं, दे डोंट लाइक इट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, वी आर वन, एक जैसा,
सो दे रिपेल। ऐसे साउथ का साउथ रहेगा तो क्या होगा, जैसे लाइंस बाहर निकल रही है उसमें अंदर जा रही होंगी, सेम नेचर की लाइंस ऑलवेज रिपेल इच अदर, अपोजिट नेचर के लाइंस विल लीड दिस अट्रैक्शन। ठीक है, तो लाइंस है नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, अंदर दिख नहीं रहा है यहाँ पर अंदर क्लोज लूप्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आ रहे हैं हमारे मैग्नेट के बारे में, हमने काफी कुछ समझा सीखा, बट स्टिल मेरे को लगता है कि दो चीज और सीखनी चाहिए। वो ये है, पहली बात, बिफोर स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक इफेक्ट आई वांट टू यू टू लर्न दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करने वाली बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never ever intersect each other. Explain. तो तुमको बस ये बताना है कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। ये बोल रहा है ना कि इंटरसेक्ट नहीं करता, हम अज्यूम करेंगे कि इंटरसेक्ट करता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। सो सपोज दैट पॉइंट इज पी इज दैट पॉइंट वेयर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आई वांट टू डिस्प्रूव दिस, है ना, मुझे डिस्प्रूव करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती। सो बहुत आसान है यार, मतलब यू जस्ट कीप अ कंपास नीडल एट एनी पॉइंट ऑन एनी ईच लाइंस, है ना। तो वो क्या करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ रखा तो उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाता जाएगा। कंपास नीडल रख रहे हैं अपन, है ना, कहीं भी रखा कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम रिलैक्स है, मजा आ रहा है सर, वाह वाह वाह, है ना। But what happens when you keep that the same compass needle at this point? जहां पर point of if we place, वही इसका आंसर वही है। So let us assume a point P where two lines are intersecting each other. If we place a compass needle at that point, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, if we place a compass needle at the point of intersection of the two lines, what do you see? Is it will have to show two directions. अरे भाई ये डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है सर, one needle cannot show two directions. सर दो नीडल लगा दो तब भी वो एक डायरेक्शन में लाइन होगा, ठीक है। सो इट विल शो वन डायरेक्शन ओनली, जिससे ये प्रूव होता है लाइंस कभी एक दूसरे को आसपास से निकल जाएंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, उनमें आपस में तालमेल है, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे की बात को काटते नहीं है। तो वही आंसर था कि लेट अस टेक अ पॉइंट where two lines are intersecting. Now if we place a compass needle at that point of intersection, it will have to show two directions, which is not possible. ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे हो गई। और आई थिंक अब जो है हम यहाँ पे आ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बस इतनी बात बताता है कि भैया तुम अगर वायर में करंट पास करते हो तो जैसे करंट से हीट उत्पन्न होती है ना, रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट से। सो वैसे करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है। क्या, कैसे, क्यों, थोड़ा सब्र करो। ये 1820 में हैंस ऑर्स्टेड साहब ने इसके बारे में बताया था। सो व्हेन वी पास करंट लीड्स टू it brings magnetic field. So the phenomena of generation of magnetic field due to a current is called magnetic effect of electric current. That's it. इसको क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। इसको असल में ना करंट से जनरेट नहीं होती, असल में इसका रूट कारण क्या है, मूविंग चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, moving charges produce magnetic field। याद रखना, तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मूविंग चार्जेस, प्लस से माइनस जा रहे हैं। सो व्हेन यू आर बेसिकली टॉकिंग, ये अभी करंट की वजह से फील्ड आ रहा है। करंट क्या है, मूविंग चार्ज है।
व्हेन चार्ज मूव इन अ नेट मैनर, जैसा वायर के अंदर होता है, करंट आएगा। सर अगर हमने यहां भी से बिना वायर के अगर चार्ज को मैं इधर से इधर फेंक रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स यस। ठीक है, मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सर मेरे को क्लिक हुआ अभी कि अगर मान लो आपने अभी दिखाया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, और उसके बीच में जैसा मैग्नेटिक फील्ड है सर ऐसे, तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उसको इधर से इधर फेंका है ना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर। तो क्या ये बाहर वाला मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को जो मैं इधर से इधर फेंका, क्या उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करके उसको मोड़ देगी? आंसर इज यस। सवाल आते हैं इसके ऊपर, अच्छे से समझना पड़ेगा। सो वेरी बेसिकली अभी फिलहाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट इज कॉल्ड दिस। हैंस ओर्स्टेड ने दिया था 1820 में। ठीक है, रूट कॉज क्या है? मूविंग चार्ज जहां भी रहेगा, है ना, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज विल ब्रिंग मैग्नेटिक फील्ड। वायर के अंदर भी करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज, और इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, आते हैं अपने कंसेप्ट पे। ओके, सो देख लो इनका चित्रकला 1820 में, क्या ही इनकी पोशाक थी भाई, बढ़िया है। सो व्हेन वी पास, देखो अब यहाँ पे एक सर्किट लिया है अपन ने, सेल है, बल्ब है, की लगा हुआ है, कंपास निडल है। कंपास निडल अभी जब कुछ नहीं है सिस्टम यहाँ पर, जब कोई करंट नहीं है, कंपास निडल जिस डायरेक्शन में है वो क्या है, कौन सी डायरेक्शन है? व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर, द निडल विल शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ अर्थ और एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी चीजें है वहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, कम हो ज्यादा हो, जैसे मैंने बताया अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस हिसाब से ये अलाइंड है। अर्थ के, मान लो अर्थ कुछ और है ही नहीं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइंड है। जैसे ही मैं करंट पास करूंगा और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो एक नया फील्ड यहाँ रिजल्टेंट फील्ड तैयार होगा, और उसी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। और वही हम यहाँ पर जैसे ही करंट यहाँ उत्पन्न हुआ, देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुआ। सो नाउ दिस इज शोइंग अ डिफ्लेक्शन, नॉट ऐसा कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा। अगर ये फिक्स मैनर में करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो ये डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड दिस जैसे ये ऐसे अलाइंड है, ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, मे बी ऐसे या ऐसे, जैसा भी इसका फील्ड होगा उसके पैटर्न के हिसाब से जो इसने फील्ड जनरेट किया रहेगा। तो जिससे ये पता लगा कि भाई कम से कम ओर्स्टेड साहब ने ये तो बता दिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न तो होती है। पैटर्न क्या है, डायरेक्शन क्या है, अभी नहीं पता, पर फिलहाल when there is deflection in the compass needle which was kept near a wire or a conductor carrying current, इसका मतलब it is producing some kind of magnetic field। ठीक है, ये ओर्स्टेड बाबू ने बताया। इसके फिनोमेना का डेफिनेशन देख लो, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन, है ना, डेफिनेशन है इसका, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, जिससे ये पता करेंगे कि भाई स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास करते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर, इसमें करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बाहर मैग्नेट में कैसे देखा अपन ने कि भाई सिंपल था कि नॉर्थ से लाइन निकलती है ना, और साउथ में मर्ज करती है। सो बाहर मैग्नेट का पैटर्न पता है, इसका पैटर्न बताओ ना सर। तो इसका पैटर्न ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है। सर ये आपने कैसे सिद्ध कर दिया, देखो ना। सो क्या करेंगे कि हमने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के बीच में से एकदम बीचों बीच में से कंडक्टर पास किया। सो दिस इज अ कार्डबोर्ड, मे बी जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, इसके बीच में से होल करके कंडक्टर पास किया, और अब हम सिस्टम हमने कनेक्ट कर दिया, सब सेल, बैटरी, कंपास निडल सब कुछ है। ठीक है, कंपास निडल मत भी लो अभी फिलहाल। और अब कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़े से आयरन फाइलिंग्स छिड़क दिए, लोहे के छोटे छोटे पीसेस, है ना, एकदम छोटे वाले पाउडरी फॉर्म में थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, वो आयरन फाइलिंग्स छीट दिए यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, करंट पास किया। सो नाउ अभी रिवर्स नहीं करना, अभी फिलहाल जो है आयरन फाइलिंग्स जब तुम यहां पर, एक मिनट, आयरन फाइलिंग्स को जब तुम यहां पर पहले जब करंट पास नहीं किया है और सिर्फ वायर है, सेटअप है, व्हेन यू आर स्प्रेडिंग द आयरन फाइलिंग्स, तो जब तक सेल कनेक्ट नहीं किया है
करंट ऑन नहीं है, उस टाइम तक क्या होगा, उस टाइम तक आयन फाइलिंग्स एकदम बिखरे हुए रहेंगे। पर जैसे ही हमने करंट पास किया, दोज आयन फाइलिंग्स दे हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर ले। क्यों ऐसे पैटर्न में अरेंज करेंगे, क्योंकि वो आयन फाइलिंग्स ऐसे पैटर्न में कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाट इज दिस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो वो आयन फाइलिंग उन लाइंस के तरफ ही अट्रैक्ट हुए असल में, है ना, दोज आर अट्रैक्टेड बाय दोज लाइंस। तुम ऐसे कर सकते हो कि कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के नीचे एक बार मैग्नेट रखो और ऊपर से आयन फाइलिंग्स रखो, तो आयन फाइलिंग्स जैसे मैंने वो पैटर्न बताया था ना बार मैग्नेट के आसपास में, आयन फाइलिंग्स वैसे अरेंज करेंगे। इस पे एक्सपेरिमेंट किया मैंने, यूट्यूब पे चेक कर लेना। तो वैसे ही अगर यहाँ पर अगर हमको स्ट्रेट वायर के आसपास का पैटर्न देखना है तो वो अपने आप को ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेकिंग अ कंपास निडल यू कैन ऑल्सो गेट द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो मान लो कि अभी मान लो तुमने नॉट करंट, डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर प्रेजेंट, तो मान लो कंपास निडल रख के तुमने पता कर लिया, डिफ्लेक्शन देखा कि भाई डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, सो यू गॉट द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली, ना पैटर्न तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बट डायरेक्शन क्या है वो पता लग गया, ठीक है, ये पता लग गया। अब मेरे को पता करना है कि सर डिफ्लेक्शन को अगर मैं सेल को उल्टा कर दूं, ठीक है, सेल को उल्टा कर दूं तो क्या डिफ्लेक्शन बदलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आंसर इज यस, ठीक है। सो जो डिफ्लेक्शन पहले ऐसे था, है ना, जब सेल को पलट दिया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और उसकी वजह से क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल ऑल्सो रिवर्स। पहले इधर था, अभी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस वाज द करंट, दिस वाज द स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। कैसे पता लगा डायरेक्शन सर, कंपास निडल से। अब देख रहे हैं तो रिवर्स हो गया। तो इससे क्या साबित होता है, दो बातें साबित होती है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, उसका एक कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से वो फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही रहती है, बट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो गेट रिवर्स्ड। तो पहले अगर ऐसे था जब करंट ऊपर था, इसी वायर में जब करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो यानी जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट लिया था ना ये वाले में, ये डिफ्लेक्शन, मान लो करंट जब ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, अगर ये हमने सेल उल्टा लगा दिया तो करंट जब रिवर्स होगा डिफ्लेक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो हमने अभी देख लिया कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से जो मैग्नेटिक फील्ड उससे बनी है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स होता है, ठीक है। एक बार करंट स्टॉप कर दिया, फील्ड भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ओके, ठीक है। आगे सो नाउ अब क्या है ना कि जैसे यहां पे इस वाले में हमको एग्जैक्टली वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद कैसे रखे, तो याद रखने के लिए कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, वो याद रखने के लिए राइट हैंड रूल का सहारा, राइट हैंड थंब रूल का सहारा लिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसको बताया था मैक्सवेल साहब ने। तो वो मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल बहुत काम आता है टू एक्सप्रेस दिस पार्ट। तो अभी आप जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आई एम टेकिंग अ वायर, करंट इसमें ऊपर की डायरेक्शन में, दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर, ठीक है। इसमें करंट ऊपर की तरफ है, एक में करंट नीचे की तरफ है, मान लो दूसरी कंडीशन में। तो करंट जब ऊपर की तरफ है तो क्या डायरेक्शन रहेगा फील्ड लाइंस का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है अपने को, पर सर्कल में भी डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहां भी है मैग्नेटिक फील्ड है,
है ना, इधर भी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन, हाउ टू नो दैट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है सर, कैसे काम आएगा इसमें? बहुत आसान है यार। तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि भैया मान लो तुमने, यू आर अज्यूमिंग इतना अच्छा चित्रकला नहीं है अपना, पर ठीक है अपना काम चल जा रहा है। तो इफ यू अज्यूम, उठा ज्यादा बड़ा बन गया पर ठीक है, इफ यू अज्यूम दैट यू होल्ड अ कंडक्टर, imagine a conductor to be held in the right hand, imagine a conductor to be held in the right hand such that the thumb is stretched along the length and the fingers are curled around it। ये वायर है, इमेजिन करो, पकड़ना नहीं है, करंट मारेगा। such that thumb stretched along its length and fingers are curled around it, if the stretched thumb points the direction of current, अगर थंब करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देन द कर्ल्ड फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इन विच द मैग्नेटिक फील्ड्स आर देयर। यही है राइट हैंड थंब रूल। इससे पता लग गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉक इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीज ऊपर से एंटी क्लॉक दिख रही है वो नीचे से क्लॉकवाइज, मान लो ये तुमको ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, चेक दैट वंस, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने ये रूल बता दिया कि इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट दे आर द थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट। इफ द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट डायरेक्शन देन द फिंगर्स आर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर क्या होगा सर, अरे उल्टा अंगूठा उल्टा बना देंगे, राइट हैंड ही लेना, लेकिन ना लेफ्ट हैंड नहीं, ठीक है। राक्षसी हाथ बन गए यहाँ पर, ठीक है। So if this is the direction of current, तो just see ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे। तो यानी ये यहाँ से आउटवर्ड्स, यहाँ से इनवर्ड्स। देखो इसका एकदम अपोजिट है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा है इस तरफ से और उधर से बाहर आ रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, लाइन्स ऐसे हैं, गोइंग इनवर्ड्स कमिंग आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। यहाँ पे क्या है, इधर से आउटवर्ड्स निकल रहा है, यहाँ से इनवर्ड्स, इधर से आउटवर्ड्स इनवर्ड्स। ओके, सो ये कहानी है राइट हैंड थंब रूल से। बहुत आसानी से हमने याद कर लिया, वैसे तो हम पता करना हो तो कंपासनल से हम 2 मिनट में पता लग ले। राइट हैंड थंब रूल से इजीली नाउ यू इमेजिन दैट यू अंडरस्टूड दैट कि कैसे। सो इसका स्टेटमेंट भी समझना बड़ा जरूरी है, अनिवार्य है। सो राइट हैंड थंब रूल सिंपली दिस, imagine conductor to be held in right hand such that the thumb stretched along the length, fingers curled around it, if the thumb points the direction of current। बहुत इंपॉर्टेंट है, थंब को करंट डायरेक्शन में अलाइन करना है, फिंगर्स जो है तुमको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताते रहेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट, जो मैंने कहा बिल्कुल वही है, ठीक है। कुछ लोग बोलते ना जो पढ़ाया वो आया एग्जाम में, सही है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो पढ़ाया उस हिसाब से पेपर बना दिया उन लोगों ने, बोर्ड वालों ने जो पेपर बनाया वो बस यूट्यूब वीडियो दिखा और पेपर बना दिया, ठीक है। सो जस्ट मेक दिस, नोट कर लो, ये याद करना बड़ा आसान है क्योंकि तुम समझ रहे हो उस चीज़ को उस हिसाब से। इसमें ये बताया कि कैसे तुमको प्लेसमेंट ओरिएंट करना है हाथ को, और यहाँ ये बताया कि अगर थंब करंट डायरेक्शन में सही से अलाइंड है तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, और ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने। वेल, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल। आगे की कहानी हमको है सुनानी और तुमको है सुननी। तो मैंने ये बोला कि
जब वायर स्ट्रेट है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक है। मेरा सवाल ही अगर पलट दूं मैं कि अगर वायर ही सर्कुलर है तो क्या होगा, तो इफ यू हैव अ सर्कुलर वायर सर, दैट इज अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, जस्ट सी दिस। अगर मान लो मेरे पास ऐसा गोलाकार में एक वायर है और उसमें मैंने ऐसे करंट जो है वो पास किया हुआ, भाई इधर प्लस है इधर माइनस है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस भांति होगा, है ना, ऐसा करंट का डायरेक्शन रहेगा। और ठीक है सर, करंट का डायरेक्शन अपने को अगर पता है ना सर, सारी कहानी रच देंगे हम, क्योंकि नाउ यू नो वन पार्ट कि एटलीस्ट स्ट्रेट वायर का पता है ना सर, तो बाकी तो कर ही लेंगे ना सर। इमेजिन करो ना, ये दो छोटे छोटे टुकड़े हैं स्ट्रेट वायर के, राइट हैंड थंब रूल लगा दो यहां पे मिनी वर्जन में, फिंगर्स ऐसे ही होता है ना, ऐसे आएंगे लाइन। यहां से लाइन्स जाएंगे, यहां से लाइन्स बाहर निकलेंगे, यहां से अंदर जाएंगे, है ना। इधर क्या होगा, करंट नीचे की तरफ है ना, लाइन्स कमिंग आउट, लाइन्स डाइविंग इन, वही लाइन्स घूम के फिर कमिंग आउट, वही लाइन्स डाइविंग। सामने की तरफ से छलांग मार रहे हैं इस स्विमिंग पूल में, छलांग मार रहे थुचो, फिर घूम के उस रिंग के बाहर आके फिर यहां से छलांग मार रहे। मान लो एक स्विमिंग पूल है, एक रस्सी है, तो रस्सी के ऐसे मान लो मछलियां हैं, ऐसे कूद रही हैं और फिर नीचे से निकल के फिर रस्सी के बाहर से अंदर की तरफ कूद रही हैं, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार है कि लाइन्स आर जंपिंग इन एंड फिर दूसरी साइड से बाहर से कमिंग आउट, फिर सामने की तरफ से जंपिंग इन, एंड दिस इज हैपनिंग। तो राइट हैंड रूल से काम चला लिया वैसे मैंने, ठीक है। पर अगर मेरे को वैसे भी बताना हो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ यार, उधर क्या बताऊँ। अगर मान लो ये रिंग है एंड दिस इज द करंट, ठीक है, हालांकि 10वीं में नहीं पढ़ाई जाता ये सब चीज़, ठीक है, तुमको पढ़ा दिया है। राइट हैंड रूल ही लगाएंगे उल्टा, उसमें क्या किया था, थंब करंट था और ये मैग्नेटिक फील्ड था, उल्टा कर दो। अभी रिंग में तुम्हारा क्या है, सर्कुलर मैनर में करंट है ना, तो तुम क्या करो, ये फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में लाइन दो, दिस इज दी, है ना, करंट का डायरेक्शन। उस टाइम पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट। सर फील्ड क्या रहेगा, फील्ड अंदर रहेगा, देखो ना, दिस इज करंट, दिस इज थंब इज फील्ड नाउ, तो यहां पे लाइंस क्या रहेंगे, अंदर कूदेंगे, थंब पॉइंटिंग द लाइंस, ठीक है। देखो ना, ये करंट है, थंब क्या दिखा रहा है, सारी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगे सामने से। अगर करंट उल्टा होता सर क्या होता, करंट अगर रिवर्स मैनर में होता तो वैसे लगाते, फिंगर को करंट डायरेक्शन में लाइन करते, देखो ऐसे, थंब क्या बता रहा है, बाहर। तो यहां से इसमें क्या होगा, सारी लाइंस जो है वो यहां से बाहर निकलेंगी, सामने की तरफ से जंप करेंगी, हाँ, फिर बाहर निकलेंगी। ऑल द लाइंस विल बी कमिंग आउटवर्ड्स, यहाँ पे ऑल द लाइंस जो हमने दिखाया उसमें गोइंग इनवर्ड्स। सर्कुलर कॉइल में इस प्रकार। सर याद कैसे रखे, उसके लिए भी ट्रिक होगी, आगे टेंशन ना लो, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। तो मान लो कि एक तुमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक सर्कुलर वायर से ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये तो दिखा दिया कि सर लाइंस जो है वो एक तरफ से निकलते हैं और फिर ऐसे करके अंदर जाते हैं, वही लाइंस जो है वो दे आर मूविंग इन, अगेन दे आर प्लानिंग टू कम आउट, राइट, ऐसे ही हो रहा है। यही हो रहा है। सही है। तो अब मान लो कि यही चीज तुमको समझनी है, तो देखो ये सर्कुलर वायर है, ओके, कंडक्टर है, इसमें करंट पास किया जाएगा, ओके, और देखो
राइट हैंड रूल लगा दिया ना इधर पे, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। छोटे सा हिस्से को स्ट्रेट वायर अज्यूम करो, राइट हैंड रूल लगाया, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो राइट हैंड रूल के हिसाब से इसमें करंट घूम के आ रहा है नीचे की तरफ है। ओके, सो यहाँ पे करंट ऐसे, पर एवरीवेयर व्हाट यू आर सीइंग इज कि सामने की तरफ से लाइंस क्या हो रही है, अंदर लाइंस जो है दे आर गोइंग इन, है ना, और फिर निकल के ऐसे बाहर आ रही है। सिर्फ इधर की कहानी नहीं होगी, एवरीवेयर। तो हर जगह पे लाइन सामने से कूदने की फिराक में, सामने से अंदर की तरफ जा रही है। और लाइंस अंदर जाती कहां है भाई? नॉर्मली मैग्नेट के साउथ पोल में लाइंस मर्ज करती हैं। सो दिस साइड, ये जो रिंग का जो हिस्सा हमको दिख रहा है, दिस फेस इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल, दिस इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। क्या बात कर रहे हो सर? यस। और जो दूसरा साइड है जहां से देखो ये लाइंस यहां से अंदर जा रही है तो साउथ बोल रहे हो, पीछे से बाहर निकल रही है तो वो साइड कैसा, वो साइड जो उधर खड़ा होगा बंदा वो बोलेगा अच्छा वो नॉर्थ पोल की तरह दिख रही है। ठीक है, सो फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया जो दूसरा पीछे वाला साइड फेस है दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, और जो हमको फेस दिख रहा है इसका, इस रिंग का, दैट इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ना, रिंग को हमने ऐसे कर दिया तो लाइंस यहाँ से अंदर जा रही है, सब सारी लाइंस, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रही है, और दूसरी तरफ से लाइंस बाहर आ रही है, सो दिस इज बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो रिंग का एक हिस्सा एक्टिंग एज अ साउथ पोल, एक हिस्सा एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। काफी दिक्कत होती है लोग वही समझने में, बिकॉज वो 2D डायग्राम्स के थ्रू मुश्किल होता है वो समझना। कई बार तो टेक्स्ट बुक के थ्रू भी लोग कंफ्यूज होते हैं, पर समझना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बाकी वो डायग्राम तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस पार्ट इज क्लियर एटलीस्ट कि इस रिंग का एक साइड साउथ की तरह, एक साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब याद कैसे रखते हैं इसको? देखो, तुमने लिया रिंग, ठीक है, अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में करंट जो है वो कैसे बताया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा है ना, क्लॉक ऐसे चलता है, मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये वाला जहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट, क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो एन आ गया, एन से एन लिख दो, दिस इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, है ना, एन की साउंड है नॉर्थ पोल, एन आ गया यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज साउथ इज अ नॉर्थ पोल सर। और क्लॉकवाइज करंट जो रहता है, मतलब वाइस वर्सा, जो दूसरा वाला साइड है, जो ये वाला हिस्सा है, इधर से वो जो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, नीचे से वो हिस्सा क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, सो दैट विल बी इन द क्लॉक का डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉक ऐसे चलता है, सो दैट विल बी एक्टिंग एज अ साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो दैट साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, तो बोलोगे तो सर इसको और एक टेक्निक से याद करा दो, तो देखो ना, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो तुम, और फिर कुछ नहीं करना, फिर इसको जोड़ दो। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है बताओ? दिस इज नॉट लुकिंग लाइक, है ना, दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल जैसा दिख रहा है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सर क्लॉकवाइज वाले में, है ना, क्लॉकवाइज वाले में, इज दिस नॉट लुकिंग लाइक एस, तो यस दिस इज एक्टिंग लाइक अ साउथ पोल। याद रखो, क्लॉकवाइज साउथ पोल, मतलब जिस कोई भी रिंग के एक करंट अगर पास हो रहा है तो जिस साइड से तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो दैट साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, और जिस साइड से करंट है ना, हमेशा एक साइड नॉर्थ रहेगा, एक साइड साउथ की तरह रहेगा, तो एक साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक रिंग है, मान लो इमेजिनरी, या एक वायर है एक्चुअली, और उसका रिंग ऐसे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज दैट रिंग, निकल भाई। ठीक है, तो अगर इसमें करंट जा रहा है तो तुमको दिख रहा है कि हाँ सर ये क्लॉकवाइज है, बट फॉर माई साइड द सेम क्लॉकवाइज जो तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, यही क्लॉकवाइज मेरी साइड नॉट एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉक ऐसे चलते, घड़ी में कांटे ऐसे चलते हैं क्लॉक,
अब देखो यही सेम चीज इस साइड से, मेरे साइड से क्या दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, जो मेरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, फॉर यू दिस इज क्लॉक, समझ रहे हो। तो तुम्हारे साइड अगर इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है तो तुम्हारे साइड में क्या है, ये क्लॉकवाइज है, सो फॉर यू दिस इज साउथ पोल होगा। लाइन सारे अंदर कूद रहे होंगे, ऐसे निकल गए ऐसे, ऐसे निकल गए ऐसे, और मेरे साइड से सारे लाइंस बाहर निकल रहे होंगे। सो फॉर मी दे आर नॉर्थ पोल, दैट दिस फोर फेस इज नॉर्थ पोल, फॉर यू दिस इज साउथ पोल। लाइंस अंदर जा रहे हैं, यहाँ से लाइंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल एज दैट। तो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी कहानी थी। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड कुछ और नहीं होता है, रिंग ऑफ वायर। यही चीज को अगर तुमने एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, ठीक है, स्प्रिंग बना दिया है ना, एक टर्न से अगर मान लो 10 लाइन्स आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो अगर तुमने से 1 2 3 ऐसे 4 5 10 15 टर्न कर दिए, सो नाउ दैट इज कॉल्ड, दैट कॉइल को हम नाम दे देंगे, एक नया एक फैंसी नेम आ गया, सोलेनॉइड, ठीक है। सो नाउ दिस इज सिंपल। देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, एक टर्न में मान लो 10 लाइन्स है, ऐसे मान लो 10 टर्न ले लिए, 100 लाइन्स हो गए, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। सो ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ रहेगा एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्ग साउथ। नाउ दिस इज सेम एज जो अपन ने पढ़ा था बार मैग्नेट का। तो अगर तुमको आया एग्जाम में तो इसको एकदम स्ट्रांगली लिख देना, यस the pattern of magnetic field line for a solenoid is same as that of the pattern we have obtained in the bar magnet. सोलेनॉइड का पैटर्न देखो वही है जो बार मैग्नेट का देखा था आपने, एग्जैक्टली सेम। सो व्हाट इज द, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field at any point inside the solenoid? Lines are parallel to each other, equidistant parallel lines होते हैं, इसलिए इनसाइड दी सोलेनॉइड तुम कोई भी पॉइंट लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सोलेनॉइड के अंदर कोई भी पॉइंट लो, दी स्ट्रेंथ विल बी मोर और लेस सेम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इनसाइड दी सोलेनॉइड इज व्हाट, इट इज सेम थ्रू आउट, ओके। तो ये not the electromagnetic waves of solenoid, they are magnetic field lines of a solenoid, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बड़ा कहानी लिख दिया, ओके। ये हो गया अपना कहानी। नाउ वी अंडरस्टैंड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होता है, इनसाइड दी सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड के अंदर ही, सोलेनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। सर अपन तो मैग्नेट के 2 टाइप बोल रहे थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और यहां पर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, तो आप ये समझ लो 2 टाइप के मैग्नेट्स। अब एक ये कैटेगरी से, इस लिहाज से देखें, इस स्टैंड पॉइंट से देखें, तो 2 टाइप होंगे, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हमने पढ़े थे शुरुआत में, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ कोर्स दिस इज आर्टिफिशियल, पर ये जो है ये सिर्फ तभी मैग्नेट रहता है जब करंट रहता है वायर में। करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। वो पिक्चर है ना शोले, जब तक बसंती नाचेगी तब तक इसकी सांसें चलेंगी, एंड वो तो वैसे यहाँ पर जब तक करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड नाचेगी, ठीक है। तो वो कहानी है, करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। सो व्हाट इज सोलेनॉइड? इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर कैरिंग करंट्स, हेलिकल कंडक्टर, ठीक है, विच इज कैरिंग करंट और विच इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। if we place a soft iron rod, soft iron मतलब ऐसा नहीं कि नरम आयरन रहता है, ऐसा आयरन, सॉफ्ट आयरन एक प्योर फॉर्म ऑफ आयरन रहता है, ठीक है। अगर उसको हमने यहाँ पर अंदर रखा और फिर करंट पास कर, अच्छा ये वायर भी ऐसा पतली इंसुलेशन होती है, ऐसा नंगा वायर नहीं होता है, इट इज हैविंग अ थिन इंसुलेशन। तुम बोलोगे सर आयरन के ऊपर लगाया तो सब तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, वो थिन इंसुलेशन रहता है इसके ऊपर। तो ना मान लो ये आयरन रॉड है, इस पर ये हमने लपेट दिया, अब करंट पास करेंगे। Now this is behaving as a solid, rock solid magnet. जब तक करंट है तब तक, करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड को यूज करते हैं मैग्नेटिज्म, चीज़ों को मैग्नेट बनाने के लिए भी काम में आता है। उसको अंदर डाला, हैवी करंट, अच्छा करंट पास किया तो आयरन, स्टील जैसी चीज़ें मैग्नेटाइज की जा सकती है, ठीक है, फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। फिलहाल अगर हम बात करें नॉर्मली क्या होगा कि अगर हम मैग्नेट ले रहे हैं, नॉर्मल करंट पास कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट रहेगा एज अ होल। करंट स्टॉप, मैग्नेट स्टॉप। समझ में आया? सोलेनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। कई लोग बोलते हैं डिफरेंस लिख दो, तो लिख दो डिफरेंस। दिस इज जस्ट अ रिंग कॉइल स्ट्रक्चर कैरिंग करंट, करंट है तो तब तक मैग्नेटिज्म है। एंड दैट सेम कॉइल स्ट्रक्चर व्हेन इट इज wound टाइटली over a
soft iron or a metal rod, that becomes what? Electromagnet. ठीक है. Difference between electromagnet और permanent magnet भी आ सकता है, तो लिखना है हाँ भाई ये this is always a magnet, this is magnet only when current is there. ठीक है. Electromagnets are very strong, compared to permanent magnets, electromagnets are very strong. काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन कितना करंट तुम पास करके उसको बनाना चाहते हो. नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा टर्न रहेंगे, है ना. मैंने बताया एक टर्न 10 लाइन, एक टर्न के पास 10 मैग्नेटिक लाइन है मान लो. ऐसे तुमने अगर 10 टर्न रखा तो 100 हो गए, 20 टर्न रखा तो 200 हो गए. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इट डिपेंड्स ऑन दी करंट, कितना करंट पास करोगे उससे भी उसका मैग्नेटिज्म डिसाइड होगा. ठीक है. और क्या फैक्टर है वो आप बताना. ठीक है. सो ये हो गया. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कह रहा था भाई, मान लो एक कीला लिया, दिस इज ऑल्सो आयरन, है ना. इसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर ऐसे लपेट दिया. इंसुलेशन मतलब वो प्लास्टिक का इतना मोटा इंसुलेशन नहीं, पतली इंसुलेशन होती है. वो दिखता है कि भाई कॉपर का बढ़िया नया सा वायर है, पर एक्चुअली उसके पतला सा इंसुलेशन होता है. जिसने भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उनको पता होगा, और जहाँ से वो लाते हो तुम प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें आपको पता होगा कि वैसे दिखता है कि मस्त वायर है. तो एक्चुअली दैट इज अ थिन इंसुलेशन वायर. उसको तुम मेल्ट करो, हीट करोगे तब वो इंसुलेशन निकलेगा. ठीक है. तो इसको हमने करंट पास किया ना. एक कुछ आयरन पिंस ले लो यहाँ पे आसपास में, है ना. तो ये लोहे के ऑफ है तब तक तो ये मैग्नेट नहीं है. जैसे इसको ऑन करोगे सारे लोहे चिपक रहे हैं मेजोरिटी, है ना. बिकॉज नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट. वापस ऑफ कर दिया, मैग्नेटिज्म खत्म. फिर ऑन किया, मैग्नेटिज्म चालू. फिर ऑफ किया, मैग्नेटिज्म खत्म. फिर ऑन किया, चालू. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. ठीक है. अब यहाँ पर अपना एक और एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा अभी एक स्टेप आगे जा रहे हैं. सो what is the direction of force that is exerted on current carrying conductor kept perpendicular to the external magnetic field. तो मान लो यहाँ पर अपन ने क्या किया, अपन ने वही कहानी ले रहे. मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बताता हूँ कि सपोज अब मेरी कहानी ये है कि आई एम टेकिंग दिस एज अ मैग्नेट. ठीक है. मेरे को इसका नॉर्थ पोल दिख रहा है, अनदर मैग्नेट साउथ पोल दिख रहा है. मैंने क्या बोला, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे रहेगा, नॉर्थ से साउथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. दोनों मान लो सेम सिमिलर मैग्नेट्स है. सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल इक्विडिस्टेंट लाइंस तुम समझ लो. अब इसके अंदर अगर मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, इफ आई टेक अ प्लास्टिक, क्या उसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा? मैग्नेट प्लास्टिक पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता. प्लास्टिक इज नॉट मैग्नेटिक. आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी चीज रखोगे, ये फोर्स एक्सर्ट होगा. कॉपर पे भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, ना ही कॉपर वायर पे. लेकिन कॉपर वायर जिसमें करंट है उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, बिकॉज मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है. एंड करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट. तो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, कोई वायर जिसपे करंट है. सो सपोज आई एम टेकिंग अ करंट कैरिंग वायर एंड आई एम प्लेसिंग इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर वायर लिया मैंने. अब इस वायर में करंट है सर, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ. अब क्या होगा सर, फोर्स एक्सर्ट होगा इस वायर पे. डायरेक्शन अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, पर फोर्स एक्सर्ट होगा. ठीक है. अच्छा, एक और बात, मैंने परपेंडिकुलर लिया सर, पैरेलल ले लिया वायर पे तो फोर्स एक्सर्ट होगा क्या? नहीं. तो याद रखना, क्यों नहीं होता वो हम 10वीं में नहीं पढ़ रहे. पर पैरेलल, इफ यू आर टेकिंग लाइंस पैरेलल, फोर्स विल नॉट बी एक्सर्टेड. परपेंडिकुलर रहेगा वायर फील्ड से तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. अच्छा, कोई और डायरेक्शन लिया, 90 और 0 के अलावा तो बीच में एंगल होते हैं, मान लो 45 डिग्री है, ऐसे लिया. 90 पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है. जितना तुम बेंड करते जाओगे फोर्स कम होता जाएगा. पैरेलल लिया, 0 ले लिया एंगल, है ना, तो उस टाइम पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सबसे ज़्यादा फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा तब. तो इसके हिसाब से हम पढ़ लेते कहानी. ठीक है. जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, दैट इज अबाउट दिस, कि भाई यू वांट टू नो कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया. ऊपर किया मतलब आउटवर्ड्स किया, इनवर्ड्स किया, राइटवर्ड किया, लेफ्टवर्ड किया, अप किया, डाउन किया, किधर किया सर, उप बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. सो बस उसी के लिए यहाँ पर ये कहानी रची गई है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इफ यू टेक अ, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, स्टैंड पे लगा दिया, एक सर्कल लिया अपन ने, और उसमें, है ना, इसमें करंट पास कर रहे हैं. जैसे कि भाई ये करंट जो है इसके अंदर ऐसे जा रहा है, ये प्लस से माइनस. नाउ दिस इज अ, समझ रहे हो, ये नॉर्थ साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ है,
वायर में करंट ऊपर की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब इस वायर के ऊपर या करंट वायर के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, सो उसके लिए ही वो एक्सपेरिमेंट है। एंड वो दिखता है कि फोर्स जो है वो उसको अंदर ढकेल रहा है, इस तरफ ढकेल रहा है। तो सर फोर्स इस तरफ आया कैसे, ये फोर्स इसको, है ना, समझ लो, ये दिस इज दी वायर, वायर में करंट ऊपर की तरफ था और यहाँ पे ये तुम्हारा नॉर्थ एंड साउथ ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, फील्ड लाइंस ऐसे था। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज दी करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज दी करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज दी करंट। देखो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस ये है, करंट ये है, फोर्स उसको कहाँ ढकेल रहा है, मेरे साइड में, मेरे मुंह पे ढकेल रहा है उसको, मतलब वायर इधर आएगा। क्यों आ रहा है इधर भाई, मेरे पास क्यों आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तीनों उंगली एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इंडेक्स फिंगर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फोर्स बताता है। अब देखना वापस से, मैग्नेट कहाँ था, अंदर की तरफ, ठीक है। करंट कहाँ था, ऊपर की तरफ। सो दिस इज करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ है, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। करंट अगर नीचे होता तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स आउटवर्ड्स होता। सिंपल एज दैट है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, ठीक है। देखो वो आउटवर्ड्स है, वो सारी चीजें बता ना, ऐसे याद रखो तुम। ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, वैसे उसको बी इसलिए लिखते हो क्योंकि उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस 10वीं में इसको टेंशन मत लो। तुम देखो ये फोर्स है, एफ फॉर फोर्स, तुम याद रखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है, सी फॉर करंट, ठीक है। तुम ऐसे बोलो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। स्ट्रेच दी फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर, स्टेटमेंट बता रहा हूँ। स्ट्रेच दी फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर, first finger, middle finger and thumb of the left hand such that they are mutual perpendicular to each other. If the first finger points the direction of current, direction of external magnetic field, the middle finger points the direction of current in the conductor, then the thumb points the direction of what? Force exerted on the conductor. Left hand rule, yeah, Fleming's left hand rule. So this is the statement as usual, जो मैंने बोला वही। Stretch the first finger, middle finger and the thumb of left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger points the direction of current, first finger points the direction of magnetic field, the middle finger points the direction of current, then the thumb points the direction of current exerted in the, force exerted on the conductor. ठीक है। अब आखिरी कहानी, इसमें तुमको ना तो इस चैप्टर में तुमको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है, ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, ना तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ना है, ना ही मोटर पढ़ना है, ना ही जनरेटर पढ़ना है। आसान कर दिया, सुपर आसान कर दिया। पर आगे वो चीज़ 10वीं की बात पढ़ेंगे जो लोग भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मतलब साइंस पढ़ रहे होंगे। और सो अभी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट, बहुत ही बेसिक तौर पर, बहुत ही आसान तौर पर। तो आप समझ लो कि अपन ने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा ना, उसमें हमने सेल बैटरी की कहानी पढ़ी, बराबर है। और उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई ठीक है, इसको अगर तुम कहीं बल्ब या किसी चीज़ से लगाओगे तो इट विल शो डायरेक्शन, करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। सपोज 5 एम्पियर करंट, तो 5 एम्पियर करंट लिख दिया, लिखित हो गया। मान लो ये 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट का लिखित हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सोर्स है ये प्लस और ये माइनस, ये फिक्स है। ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, डीसी सोर्स बोलते हैं। So give an example of DC source. So a cell or battery or DC generator. सर DC सोर्स क्या है, मतलब वो सोर्स जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, जो डायरेक्ट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब द करंट प्रोड्यूसेस इन फिक्स डायरेक्शन, direction of current is fixed, प्लस से माइनस, है ना। और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड भी
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ आर फिक्स्ड, ठीक है। मतलब 5 एम्पियर तो लगातार 5 एम्पियर जब तुमने स्विच ऑन किया तब से लेके स्विच ऑफ किया तब तक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड। ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इनके सोर्सेस को डीसी सोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर इनका तुम करंट और टाइम का अगर ग्राफ बनाओगे थ्रू आउट द टाइम, जैसे तुमने ऑन कर दिया उसको, तो थ्रू आउट द टाइम क्या रहेगा डीसी में, दिस मैनर में, है ना। 5 एम्पियर तो 5 एम्पियर लगातार जब तक ऑफ नहीं किया तब सेम। दिस इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट। पर अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में भैया ऐसे रहता है, मतलब 5 एम्पियर मान लो है तो 5 एम्पियर इज नॉट फिक्स, 0 से 5 फिर 0, फिर दूसरे डायरेक्शन में करंट रिवर्स होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर रिवर्स हुआ 5 फिर 0, तो ऐसे वेव्स बनते रहेंगे, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है सर, इसका जो सोर्स होता है वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना। वो अल्टरनेटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी कहानी क्या है ना, इसमें करंट का डायरेक्शन ही चेंज होता रहता है, 1 सेकेंड में ना जाने कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, फिर अगले पल ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, फिर अगले पल फिर ये प्लस हुआ माइनस, डायरेक्शन इज फ्लिपिंग वेरी फास्ट, ठीक है। और अगर यही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भाई प्लस, मतलब कभी करंट का डायरेक्शन ये हुआ, अगले ही पल करंट डायरेक्शन ये हुआ, मतलब चार्ज जो है वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो उनकी चक्कर उनकी परेड लग रही होती है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली चार्ज ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ऑल्टर हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंगली चेंज हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली द डायरेक्शन इज चेंजिंग अल्टरनेटली, ये प्लस ये माइनस तो अगले पल में ये प्लस ये माइनस, फिर अगले पल में ये प्लस ये माइनस, दिस इज कीप ऑन डूइंग, है ना, ये होता रहता है। अब यहां पर बात है इंडिया की, अगर हम बात करें तो इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है यहां पर 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, 9 में पढ़ा था। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है सर 50 वेव्स पर सेकेंड, मतलब सर इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में इस प्रकार के 50 वेव्स होंगे। यस, अगर इस प्रकार के 50 वेव्स होंगे, एक वेव में 2 डायरेक्शन है, दिस इज वन डायरेक्शन, दिस इज अदर, तो यानी 1 सेकेंड में इंडिया में जो हमारे घरों में करंट आता है जो 220 वोल्ट का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब 1 सेकेंड, देखो एक वेव में 2 डायरेक्शन है, 50 वेव्स होंगे 1 सेकेंड में, तो यानी 1 सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन क्या होता है, करंट का चेंज हो रहा होता है। 220 वोल्ट एंड दिस 50 हर्ट्ज, यूएस में है 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट शायद। सो दैट डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग है। इंडिया में है 50 हर्ट्ज, उसकी क्या कंसिक्वेंस है हर्ट्ज एंड एवरीथिंग की, उसको अभी नहीं पढ़ना। हाँ, तुमको एसी और डीसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है। सो दिस इज अल्टरनेटिंग, इसका ग्राफ समझ लो कैसे है। नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड इज फिक्स, ऐसा होता ना कि 5 हर्ट्ज, मतलब 5 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 5, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता तो ऐसे होता। पर यहाँ डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, 0 से 5 फिर 0, फिर 5 फिर 0, फिर 5 फिर 0, फिर 5। स्क्वायर वेव नहीं है, साइन वेव है सर। स्क्वायर वेव साइन वेव क्या बोल रहे हो, आगे पढ़ेंगे जिंदगी में, बहुत समय है। 50 हर्ट्ज याद रखना, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से डेफिनेशन समझ लो क्या है डायरेक्ट करंट का। डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, है ना। द करंट इन विच द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। सीधे एक साइड प्लस रहेगा, एक साइड माइनस रहेगा, लगातार प्लस से माइनस करंट फ्लो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारा सेल बैटरी जो होता है, मोबाइल के अंदर भी जो बैटरी जो करंट प्रोड्यूस कर, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न। अब यहाँ पे वोल्टेज और टाइम का दिखा है, तो वो ग्राफ भी वैसे रहेगा, करंट और टाइम का भी वैसे रहेगा, सिर्फ वैल्यूज का फर्क रहेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट, पीरियोडिकली चेंजिंग, है ना, करंट का डायरेक्शन, तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, देख सकते हो,
ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ एसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखना, डीसी वाले को रिप्रेजेंट करना तो पता ही है तुमको, सेल प्लस माइनस वाला पार्ट। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी का मतलब ये होता है कि दिस इज एडवांटेज ऑफ एसी, दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ डीसी। जो एसी का एडवांटेज है वो डीसी का डिसएडवांटेज है। सो एसी का एडवांटेज क्या है, आप ये समझ लो कि दो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, जिसकी वजह से अपन एसी को घरों में यूज करते हैं, अदरवाइज ये डेंजरस है। करंट अट्रैक्टिव नेचर का होता है, चिपका लेता है और वो तो डेंजरस है, फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना आसान होता है व्हेन यू आर यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइस यूज कर सकते हैं अपन, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर कैन ओनली बी यूज विद एसी सोर्सेज, सिर्फ एसी सोर्सेज के साथ ही ट्रांसफार्मर यूज हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा ही, गूगल करोगे मिल जाएगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे डब्बा सा रहता है, उसमें वायर लपेटे होते हैं ऐसे दुनिया भर के, ठीक है। ट्रांसफार्मर बाहर भी होता है, हमारे मोबाइल चार्जर में भी होता है। सो इजीली वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो दिस इज वन बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का यूज़, ठीक है। हमको दुनिया भर के कंपोनेंट यूज़ करते हैं, मोबाइल ये वो बड़े से छोटा सब कंपोनेंट यूज़ करते हैं। वोल्टेज को बढ़ाना कम करना बहुत बड़ी ज़रूरत है अपनी। सो अल्टरनेटिंग करंट इज़ वेरी इजी इन दैट। और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज की बाहर की जगत में जो हमारे एमएस जो इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड्स होते हैं, दे आर यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज इसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जब ट्रांसमिशन होता है, मान लो बॉम्बे से पूना अगर मुझे वायर के थ्रू करंट पास करा के भेजना है, सो देयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉसेस आर नेग्लिजिबल, या मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ हम वो काम कर सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ा के और करंट को पास किया जाता है, ज़्यादा चार्ज लॉस करंट लॉस नहीं होगा, तो उससे हमारा बहुत सारा एनर्जी लॉस बच सकता है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज फर्स्ट नंबर पे। फिर वो एक है, फिर और भी है यहाँ, इनका जो जनरेशन है वो थोड़ा चीपर है, सस्ता है एसी करंट का, डीसी का थोड़ा महंगा है। एसी करंट की मशीन्स जो होते हैं उनका मेंटेनेंस भी कम होता है, ठीक है। एसी करंट कैन इजीली भी कन्वर्टेड ये तो टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल का चार्जर इज अ रेक्टिफायर, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, बैटरी के अंदर भी जो इन्वर्टर होता है वो भी चार्जिंग के टाइम पे रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। अभी उल्टा डिसएडवांटेज ऑफ एसी यानी एडवांटेज ऑफ डीसी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, वो सारी जो तुमने पढ़ा था, दे कैन नॉट बी डन विद द एसी सोर्स। करंट इधर इधर कौन एनोड कौन कैथोड, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। सो देयर यू नीड डीसी, वहां पर डीसी ही चाहिए, डीसी सोर्स के साथ ही वो चीज करी जा सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कैन ओनली बी डन विद डीसी। और क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, द पीक वैल्यू ऑफ एसी इज वेरी हाई, इज हाई मतलब नॉट वेरी हाई। जैसे मैं बोला ना पीक वैल्यू, अगर तुमको वहां पे 5 एम्पियर चाहिए एसी में, तो पीक वैल्यू 5 नहीं होगी, थोड़ा सा और अपर वैल्यू रहेगी, तो थोड़ा सा डेंजरस होता है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है उसकी वोल्टेज करंट की। इसलिए वहाँ पर बेटर इंसुलेशन, ज़्यादा बेहतर इंसुलेशन चाहिए होता है। किसमें, हमारे घरों में जो वायर होता है वो मोटा थोड़ा सा इंसुलेशन होता है, क्योंकि थोड़ा हाई करंट रहता है। एंड ऑल्सो इट अट्रैक्ट्स पर्सन। ये ना एसी, ए फॉर एसी, ए फॉर अट्रैक्शन, ये ना तुम चिपकोगे चिपके रह जाओगे ऐसे, फिर दूसरा तुमको पकड़ेगा वो भी चिपके रह जाएगा अगर झटका लग रहा है एसी में। डीसी में उसका जो करंट का नेचर है वो रिपेलिंग है, वो झटका लगेगा फेंक देगा उठा के, तुमको दूर ढकेल देगा डायरेक्ट करंट। तो उस लिहाज से थोड़ा ठीक है, हालांकि वो भी डेंजरस है, उसमें भी उसके भी अपने डेंजर है, पर अल्टरनेटिव करंट अट्रैक्टिव नेचर का, चिपका लेता है भाई, तो जान ले लेगा, सुखा देगा पूरा, ठीक है। तो जो एसी का डिसएडवांटेज है वही उसका एडवांटेज भी बना एक तरीके से, मतलब डीसी का एडवांटेज, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट कुछ इस प्रकार की है, इसमें मैं दिखा दूं कि भाई तुमको ये वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज का डायग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर का डायग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सिंबल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना तुमको। इसमें 3 वायर्स होते हैं, देखो एक लाइव वायर रेड कलर का वायर, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगता है, नॉट इन न्यूट्रल वायर, रेड कलर का वायर। ब्लैक वायर इज अ न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव वायर को फेज वायर भी बोलते हैं। सो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और ये ग्रीन कलर का वायर होता है, देखो
ये अर्थिंग वायर, इसको घर के बाहर इसको अर्थिंग ऐसे करके अर्थिंग किया रहता है, जमीन में ग्राउंडिंग किया रहता है, उसका सिंबल दिखाया मैंने अर्थिंग का, ठीक है। तो 3 वायर्स होते हैं सर, नॉर्मली हमको हर कंपोनेंट के लिए लाइव और न्यूट्रल कंपलसरी है। अर्थिंग वायर हर जगह कंपलसरी नहीं होता, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल चार्जर, सब में नहीं चाहिए होता, उसमें 2 पिन ही होता है, उसमें 3 नहीं होता। पर जो घर में इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस है, या फिर फ्रिज है, या फिर एसी है, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर है, वहाँ पर 3 पिन होता है। 2 लाइव और न्यूट्रल, नीचे 2 है, वो ऊपर वाला क्या है, दैट ऊपर वाला इज अर्थिंग वायर, 3rd पिन इज अर्थिंग वायर। अर्थिंग क्यों चाहिए, तो अपने को बस इस सिंपल सा बात समझो कि वो इलेक्ट्रिक प्रेस जो ही है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो जिसका बॉडी मेटल का या मेटल ब्लॉक होता है, तो उसके एक्सीडेंटली टच में आए मान लो, तो सिर्फ हीट रहेगा, चल जाएगा, करंट मारेगा तो लफड़ा है। या फ्रिज मेटल का होता है, छुओगे करंट मार सकता है। हमारा पीसी सीपीयू छुओगे मेटल का है, करंट मार सकता है। तो वो करंट क्यों मार सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हो और जिससे कि करंट जो है उसकी बॉडी में लीक हो रहा हो, तो उसकी बॉडी से करंट को उठा के जमीन में फेंकना जरूरी है। जमीन कितना भी करंट ले सकता है, इन्फिनिट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। तो वो 3rd वायर, वो जो ग्रीन वायर है ना, वो 3rd उस बॉडी के करंट को खींच के और जमीन में फेंकने के लिए बना होता है। अर्थिंग इसी काम में है ना, अर्थिंग का यही पर्पस होता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस अर्थिंग, तो जैसे मान लो कि वो जो बिजली के है ना, क्या लाइटनिंग रॉड्स होते हैं, वो भी यही ना, सारा वोल्टेज, मान लो बिजली कड़की इस पे गिरी, बिल्डिंग पे बिजली गिरी और फिर उसको ज़मीन में फटाक से ट्रांसफ़र कर दिया इस पट्टी में। सर दिखता क्यों नहीं, ये सब कंस्ट्रक्शन में कर दिया जाता है, बिल्डिंगों में। घरों में जो सिंगल होम्स है वहाँ पे अलग से अर्थिंग दिख रहा होगा, रॉड की तरह लगा कर उसका वायर निकाला जाता है। जिनके पास पहले से अर्थिंग नहीं है उनको अलग से करना पड़ता है, खड्डा करके उसमें कोयला नमक डाल के और थोड़ा गहरा पाइप डाला जाता है, और फिर उस पाइप से वायर को अर्थिंग जोड़ दिया जाता है ना, जिससे कि जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं और जो मेटल बॉडी है जिनकी, उनसे करंट हमको ना लगे। बहुत ही ईजी वे में है ना, करंट को सीधा जमीन में फेंक दिया जाए बिना किसी रेजिस्टेंस के, इसलिए वो वायर सीधा कनेक्ट किया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थिंग की कहानी। ओके, अर्थिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द ग्राउंड थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर। सीधे वायर से डायरेक्टली ग्राउंड, है ना। अगर रेजिस्टेंस लगा दिया वहां पे तो करंट नहीं जाएगा, हमारी बॉडी में करंट जाएगा। वी वांट फटाफट जो एक्स्ट्रा लीकेज है करंट का वो चला जाए। एनी फॉल्ट, एनी काइंड ऑफ दिस थिंग कैन ट्रांसफर, है ना, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। अर्थिंग हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना। मैंने बताया अर्थिंग का सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल है सर। इसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग सर कैसे हो सकता है? सो बाय एनी वे, अगर मान लो लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो वो तबाही मचाएंगे। क्योंकि कोई मान लो ऐसे सीधा वायर कांटेक्ट में आ गया, तुमने कोई बल्ब या चीज़ थोड़ी लगाई है कि वो कंज्यूम करे रेजिस्टेंस थोड़ी लगाया होगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो इन्फिनाइट करंट फ्लो होगा एंड दैट विल बी लीडिंग टू लॉट ऑफ हीट एंड दैट शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अ शॉर्ट सर्किट इज अ शॉर्ट सर्किट, है ना, मतलब कुछ है ही नहीं, सीधा। सो ये कैसे कैसे हो सकता है, कब कब हो सकता है शॉर्ट सर्किट? जब तुमने पतली वायर को ज़्यादा लोड के लिए यूज़ कर रहे हो, जब तुमने पुरानी वायरिंग रखी है, अभी तक चेंज नहीं कराई है, सदियों की दादाजी की वायरिंग है, अभी तक चल रही है, तो उसका इंसुलेशन खराब हो जाता है, निकल जाता है ना, सूख सड़ के निकल जाता है। एंड लाइव एंड न्यूट्रल दे आर ऑलमोस्ट इन वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और आपस में हवा चली और प्यार मोहब्बत हुआ, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइव और न्यूट्रल कॉन्टैक्ट, वायरिंग ढंग से नहीं करी है ना, चालू पुर्जा आदमी को बुलाया, उससे काम करा लिया, उसने ठीक से वो प्लग फिट नहीं किया, लाइव न्यूट्रल उसमें आपस में वायर थोड़ा सा पास में ही था, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोडिंग इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट आप समझ लो कि इस वायर जो पीछे जो बोर्ड लगाया तुम्हारा, उसमें पतला वायर लगा, उसकी औकात ही है भाई 2-4 चीज चला सकता था। तुमने इतनी सारी चीजें उसमें लगा दी है कि वो इतना करंट खींच रहे हैं, वो लोग इतना करंट खींच रहे हैं कि इस बेचारे को बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करनी पड़ रही है, और उसकी औकात नहीं है पीछे वाले वायर की। सो वो इतना करंट जब जा रहा है उसमें से, उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट से वो मेल्ट होगा एंड शॉर्ट सर्किट, जो डायग्राम पीछे दिखाया था हमने, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये क्या, मान लो ऐसा है कि तुमने छोटे वाले वायर में, छोटे वाले बोर्ड में तुमने फ्रिज लगा दिया,
या एसी का कनेक्शन कर दिया इसमें से। अब एसी बड़ा 15 एम्पीयर का करंट खींचने वाला इंसान है, मशीन है, और तुमने लगाया वो पतला वाला वायर, चालू वायर, सस्ता वाला, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा करंट खींच रहा है, ओवरलोडिंग, अगेन हीट ज़्यादा, लाइव न्यूट्रल का संगम हो गया, हो गया, एंड दैट इज ओवरलोडिंग। इसी के साथ आज के समाचार साहब समाप्त होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन। Download the app now.